ऑल सेट एंड वी आर बैक अगेन। और आज मैं फिजिक्स का क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। हमारा जो चैप्टर है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। देखो, दिस इज अ वन शॉट लेक्चर। ऐसा इसलिए वन शॉट इसलिए कह रहा हूँ, देखो वन शॉट का मतलब ये नहीं कि ऊपर पर से उड़ा दूंगा ना, बिल्कुल नहीं। इन डिटेल हम पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे भी, ठीक है। क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, इसलिए वन शॉट की तरह इसको हम डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज जानो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अच्छा, सॉलिड्स तो सबको पता है क्या होता है भाई। सॉलिड क्या होता है सबको पता है। सर, एक रिजिड मास जिसका डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसे वो तो सॉलिड कहते हैं। मतलब बेसिकली रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी डिफाइन करती है किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मैटर को। मतलब बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर है जो कि रिजिड होता है, सबको पता है। अब इस सॉलिड की क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको इस पर्टिकुलर चैप्टर हमको डील करना है। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कुछ ज्यादा इन डिटेल इस चैप्टर में हम उतना जाएंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आप हल्का हल्का पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आने लगेगा। इन शॉर्ट बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स रिलेट कराया जा सके, इसीलिए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले इसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स हम करेंगे, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स वन शॉट नहीं होगा, 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, उसके इन डिटेल हम करेंगे कॉन्सेप्ट। बट एक छोटा चैप्टर, इसको वन शॉट की तरह हम रखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज के अंदर आपको जो पढ़नी है वो आता है स्ट्रेस। अब ये जो शब्द है ना यार, देखो स्ट्रेस, ये बहुत रिलेटेबल शब्द है। क्यों भाई? अभी देखो, तुम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको बहुत सारे स्ट्रेस है। क्या ये वही स्ट्रेस है ना? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस शब्द तो सेम है, कॉमन है, बट स्ट्रेस वो स्ट्रेस नहीं है जो आप अभी अपने दिमाग में लेके एग्जाम की टेंशन के प्रेशर में चल रहे हो। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, यहाँ स्ट्रेस का मतलब बहुत सिंपल चीज है, बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। फिजिक्स के अंदर जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर यही है। तो स्ट्रेस क्या होता है? देखो, स्ट्रेस बहुत बेसिक सी चीज है। कैसे इसको रिलेट करते हैं एग्जांपल से। लेट्स से मेरे पास कोई एक सॉलिड बॉडी थी। ये लेट्स से हमारा एक कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है। अब सॉलिड बॉडी है तो क्या होगा? रिजिड होगा, डेफिनेट शेप होगा। इसके अंदर इसके क्या होंगे? कुछ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ये सॉलिड बॉडी के अंदर इसके कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। बेसिकली मैं स्ट्रक्चर इसका बता रहा हूँ अंदर का, ठीक है। अब सोच के देखो, ये हमारे पास एक सॉलिड बॉडी पड़ी हुई थी। हमने इस सॉलिड बॉडी को क्या किया, इस वाले साइड से एक्सटर्नली, जो हमारा राइट साइड है, इधर हमने क्या किया, एफ फोर्स लगाया। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, और इस अमाउंट ऑफ फोर्स से को लगा के इस पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी को हम लगे बाहर की तरफ पुल करने, मतलब खींचने। तो जब हम ये काम करते हैं ना किसी सॉलिड बॉडी पे, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसको हम पता है क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लोडिंग। तो अगर इन जनरल में कहूं एक अच्छे से लैंग्वेज में, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक सॉलिड बॉडी ली और इस सॉलिड बॉडी को कुछ फोर्स से लोड कर दिया। लोड इन द सेंस कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया उसके किसी एक पॉइंट पे। तो लेट्स से मैं जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां मैं कुछ एफ फोर्स से उसके एक्सटर्नल पॉइंट को खींच रहा हूं मैं। मतलब इसका मतलब ये है कि मैंने उसके एक एंड है, उस एक एंड पे मैंने लोड लगा दिया। लोड इन द सेंस कि कुछ हम एक्सटर्नल फोर्स से उसको खींच रहे हैं। अब सोच के देखो, जब आप किसी रबर को, लेट्स से अगर मैं एक रबर का एग्जांपल लूं, तो अगर मैं एक रबर को क्या करता हूं, एफ फोर्स से बाहर की तरफ खींचता हूं, तो क्या ये रबर अपने शेप को डिफॉर्म कर देगा? और अगर ये रबर इतना छोटा था तो खींच देंगे तो रबर इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जो चेंज आया, इस चेंज को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको? फिजिक्स की लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इन शेप, डिफॉर्मेशन इन साइज। इसका शेप बदल गया, इसका साइज बदल गया, तो इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो क्या वैसे ही यहां भी कुछ होगा क्या? लेट्स से ये सॉलिड बॉडी है, रिजिड है, लेकिन हम इसको एफ फोर्स से बाहर लोड कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो क्या इसके अंदर भी डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये भी तो मटेरियल है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ रबर। अब सवाल ये है कि सर रबर तो इलास्टिक होता है, तो आप मान के चलो कि इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में जितनी भी चीजें होंगी सब हम इलास्टिसिटी पे बेस्ड पढ़ेंगे। तो क्या मैं इसको भी कह सकता हूं कि ये जो मटेरियल है, ये जो सॉलिड मटेरियल है, इसके अंदर भी डिफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं? बिल्कुल। हमने एक्सटर्नली इसको लोड किया तो ये फैल सकता है, इसका साइज बढ़ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब सोच के देखो, तुम बाहर से इसको एफ फोर्स से खींच रहे हो। अब क्या एक मतलब अपने वो से थोड़ा अपने अपने से थिंक करके सोचो कि क्या तुम बाहर से जब एक्सटर्नल फोर्स इसको लगा रहे हो तो ये अपने पोजीशन को क्या करेगा? चेंज करेगा, और क्या करेगा? डिफॉर्म होगा, मतलब ये बड़ा होना चाहेगा। तो सोच के देखो, क्या इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो इस चीज को अपोज करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि बड़ा ना हो? जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि उस वो जो शेप और साइज था उसका, वो पहले से फिक्स था। तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो स्टेबल पड़े हुए थे।
अब तुम उसको लगे खींचने तो वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब होंगे अपने जगह से। और किसी भी पर्सन को लाइफ में या फिर जिंदगी में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। वैसे ही जब आप इसको F4 से खींचोगे तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो नहीं चाहेंगे ना कि ये जो बॉडी हो वो डिफॉर्म हो। तो आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रहे हो, ये F एक्सटर्नल है आपका, तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है ना वो क्या करेंगे, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस चीज को रोकने के लिए क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब सोच के देखो, मैं कहता हूं ना कि इस क्रॉस सेक्शन को, इतने क्रॉस सेक्शन को मैं यहां बाहर निकाल के ड्रॉ करता हूं, इतने क्रॉस सेक्शन को मैंने यहां बाहर निकाल के ड्रॉ किया, तो हो क्या रहा है कि इस क्रॉस सेक्शन में इस वाले पॉइंट पे आप खींच रहे हो F4 से, और इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने आप को उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा के बचा रहे हैं कि नहीं भाई हमको खींचो मत, हमको बड़ा मत करो। वो इस चीज को अपोज कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने किसी मटेरियल को लोड किया जो कि सॉलिड था, उसके ऑपोजिशन में क्या आया, उसके मॉलिक्यूल्स ने उसको रेजिस्ट करने के लिए फोर्स लगाए। रेजिस्ट का मतलब उसको अपोज करने के लिए, वो चाहते नहीं है कि बड़ा हो, वो चाहते नहीं है कि इलॉन्गेट हो, वो चाहते नहीं है कि डिफॉर्म हो, तो क्या करेंगे, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाएंगे। और ये जो फोर्स लगाते हैं ना, इसको कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल कॉज को अपोज कर रहा है। तो सर अभी तो आपने ये सारी चीजें बताई, लेकिन यहाँ टॉपिक लिखा है स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस से क्या रिलेशन है? अरे बहुत सिंपल सी बात है, ये जो स्ट्रेस होता है ना बेसिकली, ये जो आप रेजिस्टिव फोर्स देख रहे हो ना, जो कि मॉलिक्यूल्स लगा रहा है आपके लोड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको लेट्स से मैं Fr कह देता हूं। तो लेट्स से कि इसका क्रॉस सेक्शन अगर A है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है, तो जितने भी क्रॉस सेक्शन एरिया में जो भी रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, अगर आप उस रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया को कैलकुलेट करोगे तो भैया उसी को तो स्ट्रेस कहते हैं। अरे वाह, मतलब ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, अगर इस रेजिस्टिव फोर्स को मैं इसके एरिया से डिवाइड कर दूं तो जो क्वांटिटी हमको मिलेगी उसी क्वांटिटी को फिजिक्स में डिफाइन किया गया स्ट्रेस। तो कितनी सिंपल सी बात है, कितना सिंपल है डेफिनेशन, और कितना आसान से हमने समझ लिया कि अगर किसी मटेरियल पे अगर हम लोड लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करते हैं। और उसी रेजिस्टिव फोर्स को अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर डिफाइन कर दूं, तो जितना रेजिस्टिव फोर्स है अगर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मैं उसको स्ट्रेस कहूंगा। मतलब जो स्ट्रेस है भैया वो है रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको डिफाइन कर दे क्या, बिल्कुल, तो क्या ले सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया is called stress, is called stress। सिंपल है, बताओ। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं स्ट्रेस को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, F(r)/E। यही तो है स्ट्रेस। ये आपका सिंपल सा पहला टॉपिक था, खत्म हो गया पहला टॉपिक, स्ट्रेस यही है। बताओ समझ आया सबको? बहुत बेसिक डेफिनेशन समझ आया, सबको समझ आया कि स्ट्रेस क्या होता है। रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। बताओ क्लियर है? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था और बहुत सिंपल चीजें थी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। चलिए, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया क्या? सवाल ये आना चाहिए, लाजमी है, बिल्कुल। क्या सर, हमने प्रेशर भी पढ़ा है और प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और अभी आपने बताया कि स्ट्रेस ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अरे है तो फोर्स, तो सर फिर ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? सोच के देखो, मैंने क्या बोला, पढ़ा है सबने, प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अभी हमने स्ट्रेस भी देखा, तो स्ट्रेस क्या होता है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भैया फिर ये दोनों अलग अलग कैसे हुए? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या ये जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल फोर्स होता है आपका, लेकिन ये जो Fr देख रहे हो ना, ये रेजिस्टिव फोर्स है। मतलब सर ये इंटरनल फोर्स है, और ये लगा कौन रहा है, मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, ये एक इंटरनल फोर्स होता है। प्रेशर आप बाहर से अप्लाई करते हो, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। वेयरएज अगर आप बात करें रेजिस्टिव फोर्स की, तो ये एक इंटरनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बेसिक सा डिफरेंस था, अप्लाई ड्यू टू इंटरनल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए, ये था पहला टॉपिक स्ट्रेस। अब इसी के अंदर जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो दूसरा टॉपिक आता है जिसको कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं?
स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा वैसे हमने स्ट्रेन पढ़ा। आप देखो स्ट्रेन को समझाते हैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेके। क्या सोच के देखो, लेट्स से ये हमारा कोई टॉप था, टॉप मतलब कि ऊपरी हिस्सा, ठीक है। और इस टॉप से मैंने क्या किया कि एक रॉड जो है, एक रॉड है, ठीक है, उसके साथ मैंने एक मास को क्या किया, लेट्स से ये एक रॉड था जिसका लेंथ था L, ठीक है। शुरुआत में ये रॉड का जो ये जैसे ये टांगने वाला है नीचे, ठीक है, ये हुक है, तो ये रॉड के हुक से मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था। दूसरे केस में मैं यही ड्रॉ करता हूं, मैंने क्या किया कि ये इसी रॉड पे मैंने क्या किया कि एक मास को हुक कर दिया, मतलब इस हुक से एक मास को लटका दिया, ऐड कर दिया, ब्लॉक ऑफ मास लेट्स से m को ऐड कर दिया। आप सोच के देखो, जब आप इस रॉड से सोच लो कि ये रॉड जो है ये इलोंगेट हो सकती है, मतलब अपने साइज को चेंज कर सकती है, ठीक है, इलास्टिक रॉड है, ठीक है। अब सोच के देखो, जब जैसे ही मैंने मास इस पर अप्लाई किया तो क्या नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा फोर्स? बिल्कुल लगेगा। तो क्या यही रॉड थोड़ी देर बाद आपको ऐसी दिखेगी? कैसी सर? थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी अपने पोजीशन से। बोलो होगी कि नहीं होगी? क्यों भाई? क्योंकि मास लग गया है सर इसके साथ। होगी, बिल्कुल होगी। अब सोच के देखो, शुरुआत में इसी रॉड का लेंथ L था, जब इस पे हमने कोई भी लोड नहीं लगाया था, मतलब कि जब हमने मास नहीं लगाया था, तो ये जो है अपने जितने साइज का था उतने ही साइज की थी, मतलब L लेंथ का था तो वो L लेंथ का ही रॉड बना रहा। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड केस पे इस पे एक मास लगाया तो ये अपने पोजीशन से क्या हुआ? इलोंगेट हो गया। तो अब लेट्स से जो इसका लेंथ हो गया, क्या वो L डैश हो गया? देखो पहले छोटा सा लेंथ L, दूसरा लेंथ L डैश। तो भैया फिर इसमें स्ट्रेन का क्या केस है? स्ट्रेन तो समझाओ, टॉपिक लिखो स्ट्रेन और बता रहे हो इलोंगेशन। अरे यही तो स्ट्रेन है। कैसे स्ट्रेन है भाई? देखो स्ट्रेन बहुत सिंपल चीज है। क्या है? जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा कि वहां फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वैसे ही यहां जो स्ट्रेन है ना, वो इसमें कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से यहां तक जो लेंथ थी वो L थी, अब ये इतना चेंज हुआ है। शुरुआत में L था, जैसे हम मास लगाया तो क्या हुआ, उस वो अपने क्या किया, लेंथ को इलोंगेट कर दिया। तो क्या उसका लेंथ में कुछ चेंज आया? बिल्कुल आया। लेट्स से इसके लेंथ में जो चेंज आया वो डेल्टा L है, जो कि ये इतना एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है। तो अगर मैं स्ट्रेस को डिफाइन करूंगा ना, तो मैं लिखूंगा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों के रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। क्या बात है? अच्छा, स्ट्रेस को क्या कहते हैं? स्ट्रेस को कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। वेयर एज अगर मैं स्ट्रेन को डिफाइन करूं तो स्ट्रेन क्या होती है? किसी भी बॉडी में कितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल, मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी में चेंज हुआ है उसी क्वांटिटी को अगर मैं ओरिजिनल क्वांटिटी दोनों का रेशियो ले लूं, डिवाइड कर दूं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन को, स्ट्रेन को ये लिख सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज change in configuration to the original configuration। इस केस में अगर मैं स्ट्रेन को डिफाइन करूं, देखो स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, स्मॉल एप्सिलॉन से, तो क्या लिख सकता हूं? डेल्टा L अपॉन L, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा इन क्या है? चेंज इन लेंथ, यहां लेंथ के लॉन्ग इलोंगेशन हुआ है, अपॉन L क्या है? L है हमारा ओरिजिनल लेंथ। कितनी सिंपल से दोनों टर्म थे। आप स्ट्रेस समझ गए, आप स्ट्रेन समझ गए। तो क्लियर? सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेके आपको समझाया है। जल्दी से बताओ, क्या सबको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्लियर हो गए? स्ट्रेन क्या है और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन अरे भाई जितना चेंज हुआ है उसी चेंज को उसके ओरिजिनल, मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन जब आप करोगे तो दैट विल गिव यू स्ट्रेन, वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। क्लियर? बताओ फटाफट से चैट सेक्शन में जल्दी से लिखो यस और नो सर समझ आ गया, जल्दी बताओ। क्लियर? चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, इसके बाद आगे बढ़िए। आप इसको एप्सिलॉन कह सकते हैं, स्मॉल ई भी लिख सकते हैं, बहुत लोग एप्सिलॉन लिखते हैं, मैं भी एप्सिलॉन ही लिखता हूँ, ठीक है। चलिए अगला अगला टॉपिक से अंदर आता है, उसको कहते हैं हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ क्या है?
बहुत समझो, देखो बहुत सिंपल चीज है। हमने स्ट्रेन पढ़ा, हमने स्ट्रेन पढ़ा, हमने स्ट्रेस पढ़ा। हुक्स एक ऐसी साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको कुछ क्या किए, जिन्होंने हमको अपने कुछ पॉस्टुलेट दिए, पॉस्टुलेट इन द सेंस कि अपनी थ्योरी दी और अपना लॉ दिया। और उनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, उनके लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है कि किसी भी मटेरियल में जो भी स्ट्रेस होता है और जो स्ट्रेन होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट्स। क्या बोला मैंने, मैं लिख लो पहले फटाफट से, मैं फिर समझाता हूं कि क्या उन्होंने बोला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू हुक्स, यहां से लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेन in a material is directly proportional to the stress produced within the elastic limit। चलिए अब समझिएगा क्या हुक्स लॉ के हिसाब से, जो हुक्स लॉ था, उन्होंने, हुक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ दिया और वो क्या बोला, उन्होंने ये बताया कि जो स्ट्रेस होता है और जो स्ट्रेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है। कौन सी लिमिट, उन्होंने बोला इलास्टिक लिमिट। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि उन्होंने सिंपल सी बात बोली क्या, कि जो आपका स्ट्रेन है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके स्ट्रेस के। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या है इसको मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी इस पे ध्यान मत दो क्योंकि अभी से बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि उन्होंने अभी सीधी सीधी बात ये बोली है क्या, कि जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के। तो स्ट्रेन को हम लिखते हैं किससे, एप्सिलॉन कह लो या ई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन में लिख देता हूँ। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। तो सोच के देखो, ये हुक्स लॉ है। अब सोच के देखो क्या मैं इनमें कोई रिलेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, क्यों भाई, बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, बिल्कुल आता है। तो इसी लेट्स मैं इसको उल्टा करके ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ये ई नहीं है, स्मॉल ई है, ठीक है, ठीक है, स्मॉल ई। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई स्मॉल ई, इसको ई ही कर लो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से, ई कर लो। स्ट्रेस को, स्ट्रेन को ई से भी डिनोट करता है, स्मॉल ई से, बस ये डिनोशन है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई स्मॉल ई, जहां कैपिटल ई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप कह सकते हो। क्यों, क्योंकि किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को बदलने के लिए कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने एक रिलेशन बना लिया किसके किसके बीच, ये क्या है, सिग्मा है आपका स्ट्रेस, स्मॉल ई है आपका स्ट्रेन, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब हम इसको एक रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे सो बीच में हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हमने बोला कैपिटल ई, या फिर इसको आप एप्सिलॉन मान सकते हो। और इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर बहुत लोग इसको यंग मॉड्यूलस भी कहते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसी को यंग मॉड्यूलस भी कहते हैं। अलग अलग नाम है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम है बस, ये डरिए मत। इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉड्यूलस। तो उन्होंने ये बात बोली क्या, हुक्स लॉ ने ये बात बोली क्या, कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, और जब उसको आप रिलेशन में कन्वर्ट करोगे तो उसके बीच एक कांस्टेंट आता है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जिसको कैपिटल ई कह लो या फिर एप्सिलॉन कह लो, दोनों डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉड्यूलस, नाम है ये। अब ये जो इलास्टिक लिमिट है ना, इस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्यों, क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगा अभी एक चीज, फिर आप इस इलास्टिक लिमिट को समझ पाओगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया उसको कहते हैं क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉड्यूलस, ठीक है। ये हुक्स लॉ था, समझ आया हुक्स लॉ सबको, बताओ क्या सबको हुक्स लॉ समझ आया अभी, यहां तक स्ट्रेस समझ आया, स्ट्रेन समझ आया, हुक्स लॉ समझ आया, बताओ। बताओ, क्योंकि ये वन शॉट है तो हम थोड़ा सा फास्ट तो चल रहे हैं, बट मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ।
समझ आया यहाँ तक सबको? जल्दी से फटाफट से, क्या यहाँ तक सबको समझ आया कि स्ट्रेस, स्ट्रेन और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? ये जो इलास्टिक लिमिट लिखा है ना, उसकी चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा अभी। ठीक, चलो आई थॉट यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। ठीक, अब देखो, अब इसमें आगे देखो, अब क्या नेक्स्ट स्लाइड मैं एक ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैं प्रॉपर मतलब इस पूरे चैप्टर का ये एक स्लाइड में समरी देने वाला हूँ। इसी चैप्टर में सब कुछ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको 3 हिस्से में बांट देता हूँ। ठीक है, एक टेबल यहाँ, 3 टेबल में बांट देता हूँ, ताकि ये तुम्हारे लिए एक बार जब इस नोट्स को देखोगे ना, तुम्हारे लिए चैप्टर ही ईजी हो जाएगा एकदम। यहाँ और यहाँ, ठीक है, अरे यहाँ से बांट, अरे क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, टेबल सा बना लो ऐसा। ठीक, चलिए अब देखिए, 3 चीजें आपको इस अंदर मेजरली पढ़नी है। कौन सी? जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है बेसिकली वो 3 तरीके के मॉडल में आपको पढ़ना है। ठीक, कौन सा? एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक लैटरल, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल और एक लैटरल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी आपको पढ़ना है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आपको पढ़ना है। सिमिलरली लैटरल स्ट्रेस भी आपको पढ़ना है और लैटरल स्ट्रेन भी आपको पढ़ना है। और लास्ट में हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको कहते हैं बल्क। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये पूरे चैप्टर की जो समरी है ना, वो इस लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल इन्हीं दोनों में पड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। देखो हमेशा याद रख लो, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है ना कि अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ का क्या मतलब है सर? कि लेट्स हमारे पास ये कोई सॉलिड रॉड है सर, अगर मैं इसके लेंथ के अलोंग फोर्स लगाऊं, मतलब मैं इसके लेंथ के अलोंग लोड करूं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। मतलब इसके लेंथ के अलोंग जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में जहां मैंने एरो बनाया है, अगर मैं इसी के अलोंग फोर्स भी लगा दूं सॉरी तो इसके अंदर जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। तो सर फिर लेटरल कैसे डिफाइन करेंगे? अरे यार लेटरल बहुत सिंपल है। क्या सर? ये जो आपका रॉड ऐसे पड़ा हुआ था, अगर आप इसको इधर से लोड करना शुरू कर दो, मतलब जो आपकी लेंथ है उस लेंथ के परपेंडिकुलर अगर आप लोड करना शुरू करते हो तो उसको हम लैटरल कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। क्या बोला मैंने? लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसके लेंथ के अलोंग आप स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन को डिफाइन कर रहे हो, और लैटरल का मतलब कि सर जो उसकी जो लेंथ है ना वो ऐसे है, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर। सोच के देखो, पहले केस में लोड किधर लग रहा है? अलोंग द लेंथ। दूसरे केस में लोड किधर लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो जो परपेंडिकुलर वाला सेक्शन है ना उसको कहते हैं लैटरल। तो यहां मैं एक परपेंडिकुलर का साइन बना देता हूं, और ये जो है ये आपका अलोंग द लेंथ है जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो हमको इसी में क्या, एक तो सर लॉन्गिट्यूडनल का केस पढ़ना है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, एक तो केस किसका पढ़ना है? लैटरल का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल। अभी आप जो पीछे पढ़ के आए हो ना ये वाला स्ट्रेस, ये बेसिकली देखो लॉन्गिट्यूडनल ही था। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ अलोंग द लेंथ फोर्स लगाया है। तो बड़ा सिंपल सी बात है सर, अगर मैं एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करूंगा तो मैं सिंपल फार्मूला क्या लिख दूंगा? सिग्मा इज इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो हम अभी पढ़ के आए हैं बेसिकली वो लॉन्गिट्यूडनल ही है। क्या बात है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब अलोंग द लेंथ स्ट्रेस लगे तो उसका फार्मूला क्या है? सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ आर अपन ए। एक और चीज, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको फार्मूला इंपॉर्टेंट, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन साइज चैप्टर है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे चीजें पूछी जाती है कि स्ट्रेस को निकालो, स्ट्रेन को निकालो, अगर फार्मूला पता रहेगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। वो इसमें एक्स्ट्रा बताने का है नहीं, इसलिए मैं तुमको डायरेक्टली क्या बता रहा हूँ, फार्मूला वाइज भी लिखवा दे चल रहा हूँ। तो अभी हमने जो पीछे स्ट्रेस पढ़ा बेसिकली वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही था। वो क्या था? सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ आर अपॉन ए, मतलब रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सर इसमें अगर मैं स्ट्रेन की बात करूंगा तो चलो स्ट्रेस तो हो गया, अगर मैं इसमें स्ट्रेन को डिफाइन करूं तो सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे? अरे यार देख के देखो ना, स्ट्रेस क्या था? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो सोच के देखो, अगर तुम्हारे लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है, मतलब जो हमने पीछे पढ़ा सर ये अभी, क्या ये भी देखो, क्या ये भी इस बार जो लेंथ थी वो ऐसी थी, और इस बार देखो इलोंगेशन भी लेंथ के अलोंग ही हुआ है, डेल्टा एल भी किधर चेंज हुआ है? अलोंग द लेंथ। तो सर अभी जो हमने स्ट्रेस पढ़ा ना वो भी लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी अभी जो हमने स्ट्रेन पढ़ा वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही था। और ये क्या होता है? स्मॉल ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। मतलब अभी तक जो हम दोनों पढ़े हैं ना सर, वो सर क्या था? वो था आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी हमने लेटरल नहीं पढ़ा है, अब हम लेटरल पढ़ेंगे।
अच्छा, एक और चीज, अभी हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा? हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी अभी पढ़ा है क्या, कि सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई इनटू स्मॉल ई। ये हमने अभी पढ़ा है, जिसको यहाँ कैपिटल ई जो थी हमारा, मतलब कैपिटल ई कह लो, या बहुत लोग इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, दोनों हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो कैपिटल ई या फिर एप्सिलॉन है, वो हमने पढ़ा, ठीक है? अब मैं सोच के देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि भैया इसका जो कैपिटल ई या जो एप्सिलॉन ई है, ठीक है, मुझे रिलेशन निकालो इसमें क्या, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, कैपिटल ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई। हाँ लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। अब सोच के देखो, सिग्मा की वैल्यू ऊपर कितनी है, एफ आर अपॉन ए, और स्मॉल ई की वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल। तो क्या मैं यहाँ से यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, जो सिग्मा है उसकी जगह आप पुट कर दो एफ आर अपॉन ए इनटू जो ई है उसकी जगह क्या हो जाएगा, सोच के देखो, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या बात है सर, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया किसका, इसको आप या तो यंग मॉडुलस कह लो, या फिर इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये पूरी बातें थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की खत्म। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला सिग्मा इक्वल्स टू एफ आर अपॉन ए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला ई इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। हमने रिलेशन पढ़ा हुक्स लॉ से कि सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई कह लो या एप्सिलॉन कह लो, एप्सिलॉन इनटू ई, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई। अब सिग्मा की वैल्यू एफ आर अपॉन ए है, तो आप पुट कर दो एफ आर अपॉन ए, और नीचे क्या है, ई की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल नीचे एल ऊपर, तो हमारा एक रिलेशन आ गया यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। लॉन्गिट्यूडनल क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, क्या लॉन्गिट्यूडनल सबको क्लियर है? फटाफट से। हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, यंग मॉडुलस का रिलेशन देख लिया। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल का डायग्राम अगर बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, कैसे? लेट्स से सर ये हमारा कोई ये एक सिलेंड्रिकल, हमने क्या लिया, एक सिलेंड्रिकल मान लीजिए मेटल ले लिया, हमने क्या किया, अलोंग द लेंथ, इस वाले एरिया में हमने क्या किया, फोर्स लगाया। तो सोच के देखो, स्ट्रेस किधर लगेगा, सर जी स्ट्रेस इसके इंटरनल मॉलिक्यूल लगा रहे होंगे, जो कि एफ आर इधर लग रहा होगा। और सोच के देखो, अगर शुरुआत में इसकी लेंथ मान लो एल थी, तो जैसे ही आप लोड करोगे तो ये क्या होगा, अपने शेप से क्या होगा, डिफॉर्म होगा, मतलब इलोंगेट हो गया। तो लेट्स से इलोंगेट होके ये कुछ इतना बड़ा हो गया, तो चेंज इन डायमेंशन कितना आया, चेंज इन डायमेंशन आया डेल्टा एल। तो इसकी लेंथ थी स्मॉल एल, चेंज हो गया डेल्टा एल। तो आप स्ट्रेस भी डिफाइन कर दिए और आप स्ट्रेन भी डिफाइन कर दिए। तो आप एक डायग्राम के तौर पे भी जो ऊपर मैंने सिलेंड्रिकल बनाया है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखो वन शॉट है, इसीलिए बहुत आराम से और बढ़िया से डायरेक्ट फार्मूले भी आपको करा रहा हूं मैं। क्लियर? बता दो भैया, समझ आ गया? ऊपर डायग्राम से ये अलोंग द लेंथ चेंज हुआ है। क्लियर? इजी बिजी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, वैसे ही अगर मैं लैटरल की बात करूं सर, तो बड़ा सिंपल है यार, लैटरल का डायग्राम दिखा देंगे क्या? आओ, लेट्स से इस बार जो हमारा लेट्स से जो हमारा मटेरियल रखा था, सॉलिड मटेरियल, वो कुछ ऐसे रखा था। अब सोच के देखो, सोच के देखो क्या, इस बार हमारा लेंथ है इधर, ये लेट्स से एल लेंथ का हमारा कोई मटेरियल था। अब सोच के देखो क्या, हमको बात करनी है लैटरल की, और मैंने आपको बताया था कि लैटरल में क्या होता है, अलोंग द लेंथ नहीं लगता है, अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल में लगता है। मतलब जो आपका सरफेस है, सोच के देखो, इधर क्या हो रहा था कि सरफेस के अलोंग, जिधर आपका सरफेस है उधर ही आपका फोर्स भी लग रहा था, तो लॉन्गिट्यूडनल था। लेकिन यहां तो सर सरफेस ऊपर के साइड है, लेकिन हमको क्या लगाना है, हमको लैटरल स्ट्रेन या फिर लैटरल स्ट्रेस को डिफाइन करना है। तो इस केस में सर लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेस कैसे लगेंगे, सोच के देखो। अगर मैं फोर्स इधर से लगाऊं इस बार, हाँ, तो सोच के देखो, तुम्हारा लेंथ है ऊपर और तुम फोर्स लगा रहे हो इधर, तो क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं हुए? सोच के देखो, तुम्हारा लेंथ है ऊपर, या फिर जो सरफेस है तुम्हारा वो है ऐसे ऊपर, और तुम फोर्स लगा रहे हो इधर, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हुए? बिल्कुल। तो क्या ये एक लैटरल का केस है? बिल्कुल है सर, क्योंकि लैटरल में क्या होता है, जो आपका एक्सटर्नल लोड होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होता है, या फिर लेंथ के परपेंडिकुलर लग रहा होता है। अब लेंथ यहाँ है ऊपर और आपने फोर्स लगाया इधर, किधर, राइट साइड, तो आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, सोच के देखो, बिल्कुल बन रहा है। अब सोच के देखो, जैसे ही आप इसको इधर से फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, ये अपने पोजीशन से डिफॉर्म होगा, बिल्कुल। तो सोच के देखो, ये अपने पोजीशन से लेट्स से कुछ डिफॉर्म होके ऐसा टेढ़ा हो गया, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अरे होगा, फोर्स लगा के देखो, तो ये डिफॉर्म हो गया अपने जगह से।
यानी शुरुआत में वो स्टेबल रखा हुआ था, जैसे ही आपने क्या किया, लैटरल फोर्स मतलब कि आपने लैटरल लोड को लगाया, तो इसमें लैटरल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेस दोनों प्रोड्यूस होंगे। अब सोच के देखो, वो पोजीशन अपने एल पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे वो था, जैसे ही हमने उसको क्या किया कि उसके, इसको आप लिख सकते हो टेंजेंशियल टू द सरफेस, ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? टेंजेंशियल टू द, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर जो आपकी सरफेस है उसका टेंजेंशियल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमने फोर्स जब अप्लाई किया तो क्या किया, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये डिफाइन हो करता है लैटरल को। तो लैटरल में देखो डिफॉर्मेशन ऐसे होता है, इसमें डिफॉर्मेशन अलोंग द लेंथ हो रहा है, लेकिन लैटरल में डिफॉर्मेशन वो अपने पोजीशन से, लेट्स से ये जो एंगल है, लेट्स से बहुत स्मॉल सा एंगल थीटा है, तो वो अपने पोजीशन से थीटा एंगल टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया, सोच के देखो, लैटरल फोर्स लगाओगे, लैटरल लोड लगाओगे, तो अपने पोजीशन से क्या होगा, थोड़ा कुछ एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। तो इसमें डिफॉर्मेशन हमको ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस केस में सर अगर स्ट्रेस की बात करूं तो आपको जान के बहुत खुशी होगी क्या, कि सर इस केस में भी जो स्ट्रेस होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब लैटरल स्ट्रेस और लैटरल स्ट्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, जो है रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन सर क्या इसमें स्ट्रेन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे हमको? बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस बार स्ट्रेन क्या था, अलोंग द लेंथ चेंज हो रहा था, लेकिन अब सर यहाँ थीटा भी पिक्चर में आ गया है। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो था, लेकिन जैसे ही हमने टेंजेंशियली, सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स लगाया लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, तो अपने पोजीशन से क्या हो गया, थीटा एंगल मुड़ गया, थीटा एंगल टिल्ट हो गया। सोच के देखो, डिफॉर्मेशन हो गया। डिफॉर्मेशन मतलब बदल गया अपने पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से वो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। तो क्या इस केस में बदलेगा क्या कुछ? इस केस में बिल्कुल बदलेगा। इस केस में सोच के देखो, इस केस में जो आपकी स्ट्रेन होगी, अच्छा स्ट्रेन होती क्या है सर? स्ट्रेन होती है कि कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल। तो सोच के देखो, ओरिजिनल कितनी है? ओरिजिनल तो सर एल लेंथ ही है। तो ये तो पता चल गया कि सर जब हम इसमें स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रेन हो स्मॉल ई से लिखते हैं, इसमें सर नीचे ओरिजिनल डायमेंशन में एल तो रहेगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी है, एल है। लेकिन इसको पता है, अब इसको हम क्या करते हैं ना, कि ओरिजिनल लेंथ लेट से एल है, तो यहां से यहां तक क्या हुआ, चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? इस बार लेंथ में चेंज नहीं हुआ है, इस बार ये अपने पोजीशन से थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गया है, इसलिए इसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस बार जो चेंज सर लिखेंगे ना हम, पीछे हमने क्या लिखा सर जी, चेंज को लिखा अलोंग द लेंथ चेंज हुआ था, इसलिए चेंज को लिखा डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन इस केस में लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, इस केस में बस वो अपने पोजीशन से थीटा एंगल डिस्प्लेस हो जा रहा है, थीटा एंगल मुड़ जा रहा है, थीटा एंगल टिल्ट हो जा रहा है। तो उसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने डेल्टा एक्स लिखा, तो चेंज कितने का आया, डेल्टा एक्स का चेंज आया। तो इस केस में जो स्ट्रेन हो जाता है वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन एल, डेल्टा एक्स अपॉन एल। यही डिफरेंस है आपके स्ट्रेन में, जो कि लैटरल स्ट्रेन होती है, अलोंग द लेंथ चेंज होता है, इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल लिखते हैं। लेकिन इसमें लेंथ का कोई चेंज नहीं है, इसमें आपकी ओरिजिनल पोजीशन से जो बॉडी है वो डिफॉर्म होके डिस्प्लेस हो गई है। तो जितना जितना डिस्प्लेस करेगी अपने ओरिजिनल पोजीशन से, उसको मैंने डेल्टा एक्स लिखा, और बस उसी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो एल ही था, यहाँ भी लेंथ तो ओरिजिनल एल ही रहेगी ना, बस वो अपने पोजीशन से क्या होगा, थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गया, तो मैंने डेल्टा एक्स अपॉन एल को स्ट्रेन से डिफाइन कर दिया। बताओ, क्लियर? अब सोच के देखो, इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है। कैसे? ये जो दिख रहा है तुमको, मैं इसको यहां बनाता हूं थोड़ा सा। ये देखो, ये हमारा लेट्स से सरफेस है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा। ये एंगल थीटा है, ठीक, ये डायमेंशन है डेल्टा एक्स, और ये है तुम्हारा एल। अब सोच के देखो, ये एक ट्राइंगल सा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या इस ट्राइंगल में सर मैं tan थीटा लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल लगा सकता हूं। अगर मैं इसी ट्राइंगल में tan थीटा निकालने को जाऊं, तो tan थीटा क्या होता है, सोच के देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर? थीटा के लिए सर परपेंडिकुलर साफ साफ दिख रहा है, ये जो डेल्टा एक्स था ना सर, ये यही है परपेंडिकुलर। तो क्या मैं tan थीटा को डेल्टा एक्स अपॉन एल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और स्ट्रेस में क्या है? स्ट्रेस में सर डेल्टा एक्स अपॉन एल है, सॉरी स्ट्रेन में। तो क्या मैं इसी स्ट्रेन, जो ई स्ट्रेन है, क्या मैं इसको tan थीटा भी लिख सकता हूं? देखो, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एल, और हमने इस ट्राइंगल से अभी एंगल के फॉर्म में भी निकाल लिया कि tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन एल होता है। तो इस डेल्टा एक्स अपॉन एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ,
टैन थीटा, तो स्ट्रेन को आप लिख सकते हैं टैन थीटा। या फिर यहाँ थीटा जो होता है ना वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा सा एंगल होता है। तो हमको पता है कि सर जब भी टैन थीटा हो और थीटा बहुत ही क्या हो, बहुत ही छोटा हो, बहुत ही स्मॉल हो, तो स्मॉल थीटा के लिए जो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम टैन थीटा को हम थीटा मान लेते हैं। पढ़ा है सबने? सर जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो टैन थीटा थीटा हो जाता है, मतलब फॉर स्मॉल एंगल जो आपका टेंजेंट ऑफ थीटा होगा टैन थीटा वो इक्वल हो जाएगा थीटा के। यहाँ से स्ट्रेन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं थीटा के टर्म में, जो टैन थीटा था अब वो थीटा हो जाएगा। देखो मैंने आपको तीन तीन रिलेशन दे दिए स्ट्रेन के। कैसे? पहला रिलेशन डेल्टा एक्स अपॉन एल, दूसरा रिलेशन स्ट्रेन इक्वल्स टू टैन ऑफ थीटा, या फिर तीसरा रिजल्ट ये है क्या कि अगर स्मॉल एंगल बहुत ही छोटा सा एंगल है सर तो टैन थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली थीटा मान के चल सकते हैं। ठीक, चलिए अभी फिलहाल को मैं इसको बल को हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो अब मैं इधर लिखूंगा। ये अभी लेटरल वाला ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? पूरा चैप्टर का समरी मैं इस पेज में दे रहा हूँ, समझ लो। इसके बाद कुछ है नहीं चैप्टर में, खत्म ही है चैप्टर अभी। सही मजाक नहीं कर रहा हूँ। बताओ क्या ये सबको क्लियर हो गया अभी तक कि सर कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफरेंट है एक दूसरे से दोनों केसेस में? बोलो, क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, बिना किसी डाउट के ये तुम देख लो और मुझे बताओ कि क्या आपको ये चीज समझ आ गई कि कैसे ये वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ा आगे बात बढ़ते हैं। क्या सर हमने स्ट्रेस देख लिया, सर हमने स्ट्रेन देख लिया, क्या इसमें भी यार हुक्स लॉ तो इसमें भी फॉलो होगा ना? बिल्कुल होगा। तो यहां भी सर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ की वजह से होना चाहिए। तो जैसे सर आपने लॉन्गिट्यूडनल के केस में आपने यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रिलेशन निकलवाया है, क्या वैसे ही आप यहां भी निकलवा सकते हैं क्या लेटरल में? बिल्कुल निकलवा सकते हैं यार, आपके लिए बिल्कुल निकलवा सकते हैं। सोच के देखो, हुक्स लॉ क्या कहते हैं भाई? लेटरली चल रहा है, ठीक है। हुक्स लॉ ये कहते हैं कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई। बिल्कुल। अब यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट आता है ना, उसको लिखते हैं कैपिटल जी इंटू ई। बस कुछ नहीं है, उसी को मैंने प्रोपोर्शनलिटी, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको मैंने बस रिलेशन के टर्म में, फॉर्मूले के टर्म में बदल दिया इक्वल टू में, तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ जो कांस्टेंट होता है इसको कैपिटल जी लिखते हैं, किसके केस में? लेटरल के केस में। और इसको हम पता है क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नाम है बस। जैसे इसको बोलते थे यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि कैपिटल जी है। क्लियर? क्लियर? बताओ। या फिर शियर मॉडुलस भी इसको कहते हैं, एक और नाम है इसका, ये भी नोट कर लो, शियर मॉडुलस। जैसे मैंने लॉन्गिट्यूडनल के केस में आपको बताया कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, वैसे ही लैटरल के अंदर मैंने आपको समझाया कि जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस कहते हैं। अब सर इसका लगे हाथ रिलेशन भी निकलवा दो, बड़ा सिंपल है यार, सबको पता है जी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, तो सोच के देखो, सिग्मा अपॉन ई लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब सिग्मा की वैल्यू क्या है सर? वो है एफ आर अपॉन ए। और वैसे ही ई की वैल्यू क्या है सर? ई की वैल्यू इस बार है डेल्टा एक्स अपॉन एल, मतलब कि यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा, या क्या मैं इसको डेल्टा एक्स और ये जो एल है वो ऊपर लिख दूं, तो ये है रिलेशन आपका किसमें? मॉडुलस और रिजिडिटी में। अच्छा अच्छा, इसी चीज को और भी कुछ लिखा जा सकता है सर क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, सोच के देखो। क्या मैं इसी चीज को सिग्मा अपॉन ई होता है, अब मैं सिग्मा को फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया रखूंगा, लेकिन क्या मैं ई को ये लिख सकता हूं? क्या मैं ई को tan थीटा लिख सकता हूं? तो एक और रिलेशन ये हो सकता है कि यहाँ tan ऑफ थीटा हो जाए। ये भी एक रिलेशन है किसका? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। क्या एक और रिलेशन भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। अब इसी tan थीटा को आप एक वक्त के लिए थीटा भी मान लो, तो a इंटू थीटा। तो मैंने तीन रिलेशन आपको दे दिए, किसके? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस के। लेकिन ये कौन से केस में एप्लीकेबल होगा? लैटरल के केस में एप्लीकेबल होगा। लॉन्गिट्यूडनल के लिए सर बड़ा सिंपल सा है, कौन सा? स्ट्रेस इक्वल्स टू एफ आर अपॉन ए, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, और ई इक्वल्स टू एफ आर अपॉन ए इंटू
क्या है, L अपॉन डेल्टा एल। सिमिलरली दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझा दिया, दोनों में डिफॉर्मेशन समझा दिया, अलोंग द लेंथ चेंज समझा दिया, और फिर लेटरल के अंदर कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा एंगल से वो भी समझा दिया। क्लियर? बताओ, सिंपल लगा? बताओ। देखो वन शॉट है, लेकिन बहुत आराम से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमने पढ़ा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जल्दी से फटाफट से बता दो यार। बताओ, क्या कोई परेशानी, क्या कोई दिक्कत? नहीं, सिंपल है, आसान है, बहुत सिंपल है यार, चैप्टर बहुत सिंपल है ये। ठीक, चलिए। अब मैंने 3 केस लिखवाए थे, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल लेटरल, लेकिन सर बल्क तो बच गया, तो इधर लिख लेते हैं। आओ बल्क वाला केस अब देख ले। बल्क क्या है सर? देखो बल्क डिफाइन, बल्क किस लिए डिफाइन, सोच के देखो। बल्क मतलब भरी हुई चीज, भरी हुई चीजें मतलब सर वॉल्यूम की बात होगी इस बार। इस बार लेंथ वेंथ नहीं, इस बार वॉल्यूम की बात होगी। तो बल्क, अब सोचो बल्क डिफाइन करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? लॉन्गिट्यूडनल, फिर हमने पढ़ा लेटरल, अब हम बल्क डिफाइन करेंगे। ठीक, सोच के देखो, बल्क मतलब वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम से क्या समझते हो? समझ के देखो। लेट्स से मैंने क्या लिया कि, सोच सपोज करके चीज को देखो, मैंने एक सॉलिड बॉडी ली, ठीक है, मैंने एक सॉलिड मटेरियल लिया और उसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया। ठीक, इसको हाइड्रोस्टैटिक भी कहते हैं। क्यों हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं मैं समझाता हूं तुमको। सोच के देखो, मैंने क्या लिया, लेट्स से ये हमारा पानी था, मतलब वाटर था, पूरा भरा हुआ था। इसके अंदर हमने क्या किया, एक सॉलिड मटेरियल को हमने इसके अंदर डाल दिया। अब सोच के देखो, पानी क्या होता है? पानी के अंदर जब आप किसी मटेरियल को डालोगे तो क्या होगा, जो सरफेस होती है आपकी जो भी मटेरियल की, क्या उस सरफेस पे प्रेशर लगना शुरू होगा? बिल्कुल सर, अरे वाटर के अंदर प्रेशर लगता है। अरे डीप डाउन आप जाओ तो आप अपने शरीर में भी प्रेशर फील करते हो। तो किसी वजह से जब आप पानी में डिप करते हो तो उसमें क्या होती है, प्रेशर लगती है हर जगह से। तो ये जो वाटर है, ये इसके सरफेस में हर डायरेक्शन से इक्वली प्रेशर अप्लाई कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल यार, जब किसी चीज को तुम पानी में डिप करके रखोगे तो उसके सरफेस पे प्रेशर तो लगेगा। कौन लगाएगा भाई? वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। बिल्कुल। अब सोचिए देखो, जब सारे डायरेक्शन से इक्वली प्रेशर किसी बॉडी पे लग रहा है तो क्या वो बॉडी जो है, क्या वो कॉम्प्रेस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अरे यार, प्रेशर लगा रहे हो बाहर से, तो बॉडी क्या होगी, कॉम्प्रेस होगी। और कॉम्प्रेस होगी मतलब उसके डायमेंशन में चेंज आएगा। और अभी हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन में यही सब तो पढ़ा है कि स्ट्रेस भी क्या है, डायमेंशन का चेंज, स्ट्रेन भी क्या है, डायमेंशन का चेंज। तो यहां भी सोच के देखो, क्या यहां हमने लोड करने के लिए किसी मटेरियल को पानी में डाल दिया? अभी तक हम लोड करने के लिए क्या कर रहे थे सर जी? बाहरी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इस बार हमने क्या किया, उसी मटेरियल को पानी में डिप कर दिया। अब जब उसी मटेरियल को हमने पानी में डिप कर दिया तो इस बार जो भी आपका डायमेंशन का चेंज होगा, मतलब डिफॉर्मेशन या फिर इलोंगेशन, डिफॉर्मेशन यहाँ नहीं कह सकते, ठीक है, यहाँ ये कह सकते हैं कि जो आपका जो वॉल्यूम, सोच के देखो, ये पूरे पूरा एक मटेरियल है, ये पूरे मटेरियल पे क्या होगा, इक्वली हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तो क्या इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा? क्या इसके डायमेंशन बदलेगा? बिल्कुल, क्योंकि हर जगह से प्रेशर लग रहा है तो दबेगा। भाई कोई भी चीज़ है, बहुत डीप डाउन अंदर जाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है जिसकी वजह से वो कंप्रेस होती है। तो क्या ये भी कंप्रेस होगा मटेरियल? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो अभी तक जो हम पीछे पढ़ रहे थे, जिसमें हमें लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल पढ़ा था, उन सब में क्या था, उन सब में सर एक्सटर्नल, बाहरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन अब पिक्चर में कौन आ गया है? अब पिक्चर में सर प्रेशर आ गया है। सोच के देखो, यहाँ कहीं फोर्स है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो सर प्रेशर है, और लगा कौन रहा है प्रेशर? वाटर का मॉलिक्यूल। यानी अभी तक फोर्स पिक्चर में था, कब? जब लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सर हम बल्क में आ गए, मतलब जैसे ही हम वॉल्यूम में आ गए, तो अब हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? अब ये चीज, अब जो तुम्हारा डायमेंशन बदलेगा, जो वॉल्यूम श्रिंक होगा, कॉम्प्रेस होगा, वो किसके वजह से होगा? वो प्रेशर की वजह से हो गया। मतलब अब यहाँ सर प्रेशर आ गया पिक्चर में। यहाँ जो है सर प्रेशर आ गया पिक्चर में। यानी जो चेंज होगा वो प्रेशर के चेंज के वजह से आपके डायमेंशन में चेंज होगा, आपके वॉल्यूम में चेंज होगा। और वॉल्यूम श्रिंक होती है, वो क्या होगा, प्रेशर की वजह से दबेगा। वाटर के अंदर ये चीज होती है। आप अपने बॉडी के ऊपर भी प्रेशर फील करते हो जब आप डीप डाउन चले जाओगे। जो डाइवर्स होते हैं वो बहुत हैवी प्रेशर झेलने वाली जैकेट्स को पहन के जाते हैं, ताकि उनकी बॉडी पे प्रेशर, भाई अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आपकी बॉडी कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है, मर सकते हो इसी वजह से। तो सोच के देखो, जब इसको पानी में डिप करो तो प्रेशर लगेगा। और यहाँ जो डायमेंशन का चेंज है,
उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज है? वो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक फोर्स लगा रहे थे, अभी तक फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन जब हम बल्क या वॉल्यूमेट्रिक या फिर इसको हाइड्रोस्टैटिक भी कहते हैं, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं इसको, तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। अब सोच के देखो, क्या इस केस में सर हम स्ट्रेस डिफाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। इस केस में स्ट्रेस ना कह के हम इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि अब ये पूरे वॉल्यूम पे लग रहा है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अभी तक जो हमने डिफाइन किया वो लेटरल स्ट्रेस था और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था। बल्क में बात करेंगे तो यहां जो स्ट्रेस लगता है उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, और यहां सफिक्स लगा दो वी, सिग्मा वी से। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और यहां बहुत सिंपल चीज है, क्या? यहां जो सिग्मा बी है सर वो डेल्टा पी है। अब ये डेल्टा पी क्या है? अरे चेंज इन प्रेशर बउआ, कुछ नहीं, जितना प्रेशर का चेंज उतना स्ट्रेस। अरे तो बड़ा सिंपल है सर। वॉल्यूमेट्रिक तो बहुत ही सिंपल है। यहां जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेस होता है वो डेल्टा पी के बराबर होता है, मतलब जितना प्रेशर का चेंज पानी के अंदर वही उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। बड़ा सिंपल है ये तो, वो सबसे बड़ा सिंपल है। उसमें तो भाई फोर्स रेजिस्टिव और अपॉन एरिया करना पड़ता था, यहाँ तो डेल्टा पी निकाल दो सीधा सीधा, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइन कर दूं तो कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब सोच के देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लिखते हैं ई और वी, जैसे हमने, अरे कुछ नहीं बस वॉल्यूम लगा दो नीचे। अब सोच के देखो, स्ट्रेन क्या होता है सर? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब मुझे खुद बताओ, क्या ये पूरी मटेरियल है? ये जो पूरा है क्या 3D मटेरियल है यार? एक स्फेरिकल, लेट्स से स्फेरिकल मटेरियल का बॉल है सॉलिड, तो 3 डायमेंशनल है। मतलब 3 डायमेंशनल है मतलब एक स्फीयर है, और स्फीयर का क्या होता है भाई? वॉल्यूम होती है डायमेंशन। तो क्या मैं यहां तुमसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं, तो अभी तक हम रॉड ले रहे थे, ठीक है, जिसकी लेंथ एल रह रही थी, तो स्ट्रेन क्या हो रहा था? डेल्टा एल अपॉन एल या फिर डेल्टा एक्स अपॉन एल। क्या यहां लेंथ होगा क्या? सोच के देखो, क्या यहां लेंथ होगा? अरे क्या बात कर रहे हो सर, लेंथ काहे का होगा? यहां तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अभी तक पीछे लेंथ में चेंज आ रहा था, यहां तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम? अरे यही तो स्ट्रेन है भाई, स्ट्रेन तो यही है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अभी तक लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ का चेंज हो रहा था, इसलिए मैं डेल्टा एल अपॉन एल लिख रहा था। सर इस बार क्या हो गया? ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी डीप है अंदर, तो पूरे वॉल्यूम में हर जगह से प्रेशर लग रहा है, तो इसका वॉल्यूम श्रिंक होगा ना। वॉल्यूम श्रिंक होने का मतलब अरे यार दबेगा ये, तो चारों तरफ से तो दबेगा, मतलब 3D में पूरा स्फीयर है, और स्फीयर के लिए वॉल्यूम डिफाइन होता है, तो इसमें जो डायमेंशन बदलता है वो वॉल्यूम बदलता है, या फिर इसका जो वॉल्यूम होगा वो कंप्रेस होगा। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा वी अपॉन वी। इसमें कोई लेंथ की बात ही नहीं है भाई, वो थ्री डायमेंशनली स्फीयर है तुम्हारा, 3 डायमेंशनल मटेरियल है, तो इसमें वॉल्यूम का चेंज होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं डेल्टा वी बाई बी, जिसको चेंज इन वॉल्यूम, यहां मैं लिख देता हूं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या बात है सर, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। सिमिलरली क्या यहां भी कोई, या हुक्स लॉ तो यहां भी लगेगा यार, हुक्स लॉ तो एप्लीकेबल होता है, तो क्या यहां भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट आता है सर क्या? बिल्कुल। तो अब यहां से यहां लिखते हैं, हुक्स लॉ के हिसाब से क्या होता है हमने पढ़ा है अभी। हुक्स लॉ क्या कहता है भाई? हुक्स लॉ ये कहता है कि जो आपका स्ट्रेस होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। अब इस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज बीटा, और इस बीटा को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बात है, बल्क में बात हो रही है मतलब वॉल्यूम बात हो रही है, तो इसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। सिमिलरली सर लगे हाथ रिलेशन भी करा दो बल्क मॉडुलस का, जैसे पीछे हमने किया, तो यहां जो बल्क मॉडुलस होगा क्या होगा? सिग्मा वी अपॉन ई वी। सोच के देखो, सिग्मा वी क्या है? हमने अभी पढ़ा, क्या है? चेंज इन प्रेशर। तो क्या मैं इसको यहां डेल्टा पी लिख दूं? और सर ई वी क्या है? डेल्टा वी, और नीचे वी आएगा तो ऊपर वी जाकर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये है हमारा बीटा। लेकिन क्या यहां एक चेंज है? क्या यहां आगे माइनस लगा रहता है पहले से ही, तो ये है कंप्लीट रिलेशन, कंप्लीट फॉर्मूला जो आपका किसका? बल्क मॉडुलस का रिलेशन देगा।
अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये आगे माइनस फॉर्मूले में क्यों लगा हुआ है? अरे यार सोच के देखो, यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है? अरे यार जब किसी किसी मटेरियल को जब आप पानी में डिप कर दोगे तो वॉल्यूम कंप्रेस होगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और अगर कोई चीज डिक्रीज होती है, मतलब अगर सर हम यहाँ निगेटिव नहीं लगाते, मान लो यहाँ मैं निगेटिव हटा देता, निगेटिव नहीं लगाता, तो सर ये जो डेल्टा वी है ये क्या होता? ये डिक्रीज होता, ये घटता। जब डेल्टा वी कम होता तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या आती? निगेटिव आ जाती। तो हमारा आंसर आ जाता निगेटिव। इसलिए हमने पहले से ही एक माइनस को पहले बिठा के रखा है कि भैया तुम बदलो, यहाँ वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम श्रिंक होगा ना, वॉल्यूम कंप्रेस होगा, क्योंकि प्रेशर लग रहा है हर जगह से। जब कोई चीज दबती है तो क्या होगी? वो कंप्रेस होगी, वो श्रिंक होगी, छोटी होगी। तो जब छोटी होगी मतलब जो आपका चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है, वो घट रहा है। और डिक्रीज को हम निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पहले से सर माइनस नहीं लगाता तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये ओवरऑल जो आंसर आता हमारा कैलकुलेट करके जब भी, तो नेगेटिव में आता सर। तो उसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ऑलरेडी बाहर से एक माइनस बिठा के रखा है। अच्छा बेटा तुम आओ नेगेटिव, हम तुमको पॉजिटिव बना देंगे बाहर से। तो क्योंकि यहाँ ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ये बताओ बल्क मॉडुलस में जो बाहर नेगेटिव लगा होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये चीज इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो घट रहा है, और जो चेंज हो वो ओवरऑल चेंज निगेटिव ना हो, ओवरऑल चेंज को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले से ही हम माइनस को बिठा के रखें, ताकि जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? ये था आपका पूरा पूरा बात वॉल्यूमेट्रिक के लिए। तो हमने देखो तीनों डिफाइन, ये पूरा चैप्टर मैंने तुमको इसी स्लाइड में पूरा पढ़ा दिया। क्या ये चीज क्लियर है? सबको समझ आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फिर एक लास्ट टॉपिक में बताए, फिर ये समाप्त हो जाएगा वन शॉट में पूरा। तो क्या ये सबको क्लियर है? फटाफट से सबको समझ आया ये कि कैसे हमने तीनों के बीच रिलेशन देख लिया? लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल, बल्क, स्ट्रेस, स्ट्रेन, पूरा अच्छे से डिफाइन किया। क्लियर? क्लियर? जल्दी से फटाफट से समझ आया? काफी दिनों बाद हम ऐसे पढ़ रहे हैं, है ना? थोड़ा कनेक्शन आपको लग रहा होगा, पर मुझे नहीं लग रहा है कनेक्शन ऑफ लगा होगा आपको। जैसे मैं पढ़ाता था वैसे ही पढ़ा रहा हूँ अभी भी। सब कुछ समझ आ रहा है? चलिए, अब अगर समझ आ रहा है तो एक लास्ट चीज और पढ़ते हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। और वो क्या है? वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। अब यही आपको जो मैंने पीछे लिखवाया था, क्या ये इलास्टिक लिमिट जो लिखवाया है ना इसमें, मैं आपको अब यहाँ समझाऊंगा इस इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब था, ठीक है? तो लास्ट टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो आपको पढ़ना होता है इसमें, ये लास्ट टॉपिक। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त आपका। बहुत छोटा चैप्टर था ये, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या होता है सर ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? और ये डायग्राम आया कहाँ से, पहले ये समझो। देखो हमने क्या किया ना, ये बेसिकली एक ग्राफ है, बेसिकली है ना, एक ग्राफ है। उस पर हमने कुछ डेटा, अपने डेटा के अकॉर्डिंग, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ग्राफ को प्लॉट किया था। मतलब ये साइंटिस्ट हमने नहीं, साइंटिस्ट ने हमको ही दिया, हम जिस चीज को पढ़ते हैं इसका सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, ठीक है? ये है क्या, पहले समझो स्ट्रेस डायग्राम है क्या। हमने क्या किया ना कि एक मटेरियल लिया, ठीक है, लेट्स से हमारा ये रॉड था भाई, सॉलिड मटेरियल, और हम इस पे लोड लगाते गए, है ना? हम लोड बढ़ाते गए, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करते गए, लोड बढ़ाते गए, टाइम बढ़ता गया, लोड बढ़ता गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करता गया, ठीक है? अब सोच के देखो, जब आप इस पर लोड बढ़ाते जाओगे तो क्या ये खींचता जाएगा? लेट्स से ये इतना खींच गया, फिर एक समय आएगा ये और खींच जाएगा, एक समय आएगा ये और खींच जाएगा, बहुत लंबा होते जाएगा, है ना? और सोच के देखो, ये इतना मोटा था पहले, फिर ये बाद में और छोटा हो गया, ये और पतला हो गया और पतला हो गया। तो सोच के देखो, जैसे कि ये चीज को आप खींचते हो तो उसका जो डायमेंशन होता है, जो एरिया का डायमेंशन होता है, वो एरिया क्या होता है? घटते जाता है, होता है ना? जब कोई चीज लंबी होती है तो यार अगर लेंथ में चेंज हो बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका एरिया घटेगा। तो हमने क्या किया ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम लोड को बढ़ाते गए मटेरियल में, और अलग अलग टाइम में हम डेटा को प्लॉट करते गए एक ग्राफ के थ्रू, और उसी ग्राफ को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोला गया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं जैसे जैसे हम अपना लोड बढ़ा रहे हैं। तो सोच के देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो सर कुछ समय में, शुरुआत में ऐसा था, जब हम लोड और बढ़ा दिए तो सेकंड वाला आप देख सकते हैं फिगर, कुछ ऐसा हो गया मटेरियल। लोड और बढ़ा दिए तो और पतला हो गया, लोड और ज्यादा बढ़ा दिए तो और पतला हो गया। अब सोच के देखो, क्या एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम ये बहुत ही पतला हो चुका होगा? आएगा।
और अगर आप इसके बावजूद भी और लोड बढ़ाते हैं तो क्या ये मटेरियल बीच से ऐसे ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, बिल्कुल। बोलो। अरे यार, हर मटेरियल की कोई ना कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। अगर आप लोड बढ़ाते जा रहे हो, अगर आप खींचते जा रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त वो मटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और उस पॉइंट को कहते हैं फ्रैक्चर। क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। तो हम इस पूरे सिचुएशन को एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे अभी, और उसी ग्राफ को हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहां से आया, समझ आया? हमने क्या किया, मटेरियल को लोड करते गए करते गए करते गए करते गए, हमने उसके डायमेंशंस को देखा, हमने उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन को मेजर किया हर पॉइंट पे, और फिर उसी के कंक्लूजन में हमको एक डायग्राम दिया गया किसी भी मटेरियल का। और ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, बताऊंगा, एक तो डक्टाइल और एक ब्रिटल। तो डक्टाइल मेटल के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम अभी देखेंगे, और ब्रिटल के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम देखेंगे, और दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे। यही आपका लास्ट टॉपिक है आज का। तो ये चीज आपको समझ आई कंडीशन कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आया कहां से? यार लोड करते गए करते गए करते गए और हर पॉइंट पे डेटा को नोट करते गए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को बनाया, उसी ग्राफ को पढ़ना होता है। और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट सवाल पूछ जाते हैं इस ग्राफ से, डायरेक्ट। अगर आपके अभी मैं पढ़ाऊंगा तो दोबारा तुमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाओगे, और बहुत सिंपल होता है। तो एक टाइम ऐसा है जिस टाइम ये चीजें टूट जाएंगी, मटेरियल टूट जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा यार, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, एक पॉइंट आएगा बहुत पतला हो जाएगा डायमेंशन, फिर वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, चलिए। तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अब क्लियर होगा कि कहां से आया ये। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, और आप उस ग्राफ को देखिए, और मैं जो ग्राफ बनाता हूं उसको समझते जाइए मेरे साथ। ठीक, ये जो ग्राफ आया, ठीक है, ये पहला मटेरियल मैं लिखता हूं, फॉर मटेरियल, फॉर डक्टाइल मटेरियल। अच्छा, डक्टाइल मटेरियल मतलब सबने पढ़ा है? यार देखो, डक्टाइल मटेरियल वो होता है ना जिसको पतले पतले वायर में कन्वर्ट किया जाए, वो जल्दी टूटते नहीं है। और ब्रिटल मटेरियल का मतलब, ब्रिटल मतलब जो फटाक से टूट जाए, थोड़ा सा भी लोड बढ़ाओ तो तुरंत टूट जाए, उसको ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। तो अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए, फिर अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ब्रिटल के लिए। ठीक है, तो डायग्राम आया ना, ये डायग्राम कुछ ऐसा आया। कैसा? ये मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने जो हमारी एक्स एक्सिस है, इधर हमने स्ट्रेन को प्लॉट किया, इधर हमारा स्ट्रेन है, और जो वाई एक्सिस है इधर हमने स्ट्रेस को प्लॉट किया, जो है सिग्मा हमारा। ठीक है, और वही एक्सपेरिमेंट जो हमने पीछे भी आपको दिखाया, वही करते करते हमको एक प्रॉपर एक मिला, हमको क्या कंक्लूजन, और वो ग्राफ कुछ ऐसा था। कैसा? ये शुरुआत में ऐसे स्ट्रेट लाइन थी, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे आई, फिर यहां से ग्राफ बढ़ी, फिर एक पॉइंट गया, और यहां से ग्राफ खत्म हो गया। ये कुछ ऐसा ग्राफ हमको ऑब्जर्व हुआ, ये ग्राफ है। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसा ग्राफ हमको ऑब्जर्व किया हुआ जब हम एक डक्टाइल मटेरियल को लोड करते गए करते गए करते गए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसको कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। किसके लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको देखने हैं। कौन से पॉइंट? नोट करिएगा मेरे साथ। कौन से पॉइंट? देखिए, ये एक पॉइंट है जिसको मैं पॉइंट ए कहता हूं। मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूं, फिर समझाऊंगा उन पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, फिर मैं एक और पॉइंट यहां मार्क करता हूं, लेट्स से दिस इज योर बी पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट एक और पॉइंट है जो है सी पॉइंट। ठीक, एक और पॉइंट यहां मार्क करता हूं जो है आपका डी पॉइंट, और एक और पॉइंट यहां मार्क करता हूं जो है आपका ई पॉइंट। अब ये पॉइंट सर आपने जो लिखे हैं ए बी सी डी और ई, ये पांचों पॉइंट को बताइए और एक्सप्लेन करिए क्या है ये। ठीक है, चलिए समझिए, सोच के देखो। क्या? ये जो ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट को कहते हैं, पता है क्या? इस ए पॉइंट को हम कहते हैं, एक सेकेंड, इस ए पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, या फिर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या कहते हैं इसको? नोट करिएगा यहाँ साइड में। ऐसे ही आपको बनाना है, अगर कहीं बनाने को आए तो आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है और ऐसे याद रखना है। ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, या फिर इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये चीज देख के समझ आ रही है क्या? सर ये पता चल रहा है कि जो ए पॉइंट है ना, यहां से यहां तक, ओरिजिन से यहां तक, क्या ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है?
बिल्कुल दिख रही है सर। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है सर कि जितना स्ट्रेस में चेंज हो रहा है उतना ही स्ट्रेन में भी चेंज हो रहा है। देखिए देखो, सबका स्लोप कांस्टेंट है। देखो देखो, स्लोप कांस्टेंट है। ए पॉइंट तक, यहां तक, इस वाले पॉइंट तक देखो स्लोप कांस्टेंट है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये है कि सर ये जो ए पॉइंट है इलास्टिक लिमिट है, इस इलास्टिक लिमिट तक जो आपका स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों भाई? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही तो सर जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। देखो ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है ए पॉइंट तक। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है सर। तो इस ए पॉइंट को क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। अब वापस से चलो किधर? हुक्स लॉ में। देखो मैंने वही तो बोला है क्या, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। कब तक? जब तक आप किसी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट तक ना पहुंच जाएं। इसलिए मैंने यहां इलास्टिक लिमिट लिखा था। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि ये इलास्टिक लिमिट क्या है। ये ए वाला पॉइंट है। ये ए वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट तक, जब तक आप ए पॉइंट तक पहुंचोगे तब तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा गंदा लग रहा है, बट आप समझाने के लिए मैंने सिर्फ बताया कि स्लोप जो है कांस्टेंट है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, चलिए तो इस ए पॉइंट का मतलब आप समझ गए। ये एक इलास्टिक लिमिट है। ये मटेरियल की ऐसी लिमिट है जिस लिमिट तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे हैं। चलिए अब पिक्चर में आते हैं बी वाला पॉइंट। सर ये बी वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो इस बी वाले पॉइंट को हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। ये भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो? इसको कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। ये प्लास्टिक लिमिट क्या है समझिएगा। इलास्टिक लिमिट तो समझ आया। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिस लिमिट तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन सर ये प्लास्टिक लिमिट क्या है? आइए समझिए। ठीक, ये प्लास्टिक लिमिट क्या है? देखो प्लास्टिक लिमिट इसको कहते हैं क्या, सोच के देखो। लेट्स से किसी मटेरियल को मैं लोड किया, तो लोड बढ़ाया तो ये ग्राफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जैसे ही हम ए पॉइंट तक पहुंचे और हमने उस मटेरियल से लोड को हटा दिया, तो पता है क्या होता है? आपने ये चीज, अगर आपको ये चीज पता है तो जान लीजिए, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी मटेरियल को लोड करेंगे, मतलब आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और अगर आप उसकी इलास्टिक लिमिट तक पहुंच के सारे लोड को अगर हटा दें, तो जितना भी वो इलोंगेट हुआ होगा ना, थोड़े देर बाद वापस से वो अपनी पोजीशन में अपना शेप में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ये किसी भी सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट तक ही गए हैं और फिर आपने सारे लोड को सडन हटा दिया, सडन से रिमूव कर दिया, सारे फोर्स को जीरो कर दिया, तो कुछ देर बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये मटेरियल की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जैसे ही आप इस इलास्टिक लिमिट को या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को क्रॉस कर दोगे और इस बी पॉइंट तक आप अगर मटेरियल को लोड कर दोगे, प्लास्टिक लिमिट तक लोड कर दोगे, तो फिर अब जो वो मटेरियल है ना, वो अब वापस अपने शेप में नहीं आ पाएगा। मतलब उसका जो शेप है वो रीगेन नहीं कर पाएगा वो। मतलब अब वो जो है, अब वो जितना खिंच गया उतना खिंचा रह जाएगा, वो वापस अपने डायमेंशन में नहीं आएगा, वो वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आएगा। तो जो प्लास्टिक लिमिट है इसको कहते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब कि वो वापस से अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। अगर आप ए पॉइंट तक लोड करते हो, मतलब इलास्टिक लिमिट तक लोड करते हो, तो अगर आप लोड सडन से हटा दोगे, ए पॉइंट तक पहुंचे और आपने लोड सडन से हटा दिया, तो जो जितना भी चेंज हुआ है आपके मटेरियल में, वो चेंज वापस से जीरो करके वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्लास्टिक लिमिट तक लोड कर दो, बी तक पहुंच जाओ, तो फिर वो वापस नहीं आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में। अब देखो, अब ये प्लास्टिक लिमिट भी आपको समझ आ गई। अब सी को कहते हैं यील्ड, यील्ड स्ट्रेंथ या फिर यील्डिंग पॉइंट। सी को क्या पढ़ते हैं? सी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए कह रहा हूं। सी को पढ़ते हैं यील्डिंग, वाई ई, यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये जो सी है भैया, यहाँ, ये सी है आपका यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट, वाई ई आई एल आई डी आई एन जी, अच्छे से लिख देता हूं। यील्डिंग स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ या फिर यील्डिंग पॉइंट इसको पढ़ते हैं।
यील्डिंग पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसा है सर, सोच के देखो। देखो ये पॉइंट ऐसा है ना, जिस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, सोच के देखो, ये सी के बाद देखो स्ट्रेस घटना शुरू हुआ है। सोच के देखो, ये देखो ड्रॉप आया है ग्राफ में, ध्यान से देखो, क्या ग्राफ में आपको सी पॉइंट के बाद ड्रॉप दिख रहा है? बिल्कुल। यानी ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपकी स्ट्रेन तो बढ़ते रहती है, लेकिन स्ट्रेन के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस घटता है थोड़ी देर के लिए। मतलब सी पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे, तो अगर आप स्ट्रेन को बढ़ाते जाओ, देखो स्ट्रेन आगे बढ़ रहा है ग्राफ पे, तो अगर आप स्ट्रेन को आगे बढ़ाते जाओगे और जब आप अपने सी पॉइंट पे मतलब यील्डिंग पॉइंट पे पहुंचोगे, तो उस पॉइंट में स्ट्रेन तो बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेस थोड़े देर के लिए घटता है। इसलिए देखो सी पॉइंट के बाद, ध्यान से देखो, सी पॉइंट के बाद जो ग्राफ है ये डाउन हुआ है, डिप हुआ है। मतलब यील्डिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू घटती है, लेकिन स्ट्रेन अभी भी बढ़ते रहता है। समझ आया? यील्डिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका स्ट्रेन तो बढ़ता है, बट जो आपका स्ट्रेस होता है उसमें डिप आता है, वो घटता है। समझ आया? इसको कहते हैं यील्डिंग पॉइंट। चलो, अब यील्डिंग पॉइंट समझ आ गया। सर ये डी पॉइंट आप समझाइए। देखो डी पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। सोच के देखो, यहाँ स्ट्रेस घटना, लेकिन फिर स्ट्रेस देखो बढ़ने लगा, ठीक है? तो फिर घटने के बाद बढ़ना सिलसिला शुरू हुआ, फिर हम पहुंचे डी पॉइंट पे। हमने ए पॉइंट को समझ लिया, इलास्टिक लिमिट। हमने बी पॉइंट को समझ लिया, प्लास्टिक लिमिट। हमने सी पॉइंट को समझ लिया, यील्डिंग पॉइंट, जो कि क्या है कि स्ट्रेस घटेगा। यील्डिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए घटेगा और स्ट्रेन जो है वो बढ़ेगा। वेयर एज अब अगर मैं डी पॉइंट की बात करता हूं, अब डी पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट, देखो अल्टीमेट का मतलब भैया ये मैक्सिमम है। देखो अल्टीमेट का मतलब ये है कि अब वो अपने मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेन पे है। बस अल्टीमेट पॉइंट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेन कितना लग रहा है उस मटेरियल पे, वो है मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेन। इसको कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। अब ये अपने मतलब एकदम स्ट्रेंथ पे पहुंच गया। अब आप इससे थोड़ा भी लोड बढ़ाए तो मटेरियल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अब डी भी हमारा कवर हो गया। डी क्या है? डी वो पॉइंट है जिसपे मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेंथ मटेरियल झेल सकता है। अब जैसे ही आप थोड़ा सा और बढ़ाए और ई पॉइंट पे पहुंचे, तो भैया ये जो ई पॉइंट है ना, इस ई पॉइंट को कहते हैं फ्रैक्चर। देखो यहां मैंने क्रॉस लगाया है, क्रॉस का मतलब ये फ्रैक्चर हो गया आपका मटेरियल, यहाँ टूट गया। इसके बाद देखो कोई ग्राफ नहीं है, इसके बाद ग्राफ खत्म हो गया। तो ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, इसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब ई पॉइंट तक आते आते आपका मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाएगा सर। फ्रैक्चर पॉइंट। बताओ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इतना बढ़िया से मैंने तुमको समझा दिया। पहली बार भी अगर इस चैप्टर को पढ़े होगे तो लगा नहीं होगा कि पहली बार पढ़ रहे हो। अब सच सच बताओ, क्या ये समझ आया था? और अब ये समझ आ गया? मैंने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ये सभी पॉइंट तुम याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर पॉइंट का मैंने तुमको एग्जांपल विद सिग्निफिकेंस भी दे दिया। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट। क्या सबको क्लियर है? ये इसको कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। सच सच बताना, समझ आया? मजा आया? तो फटाफट से बता दो। क्लियर है? आसान लगा? आसान लगा? क्लियर है? इसी को कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये किसके लिए था? ये डक्टाइल मटेरियल के लिए था। ऐसा एक और डायग्राम आएगा जिसको हम ब्रिटल मटेरियल के लिए बनाएंगे, और वो डायग्राम बहुत सिंपल है। क्या है? अब तो ये समझ गए, इसी पे बेसिस पे हम इसके लिए बना लेते हैं फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मतलब सर जो जल्दी टूट जाए। तो इसमें ना सिर्फ दो ही पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये ज्यादा लोड सर झेल नहीं पाता है। इसीलिए जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं ना, उसके लिए आपका जो डायग्राम आता है बहुत छोटा सा है। क्या? ये वही मैं डायग्राम बनाया, तो डायग्राम तो सेम ही रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन का। तो ये हमारा वही ग्राफ है। इसमें क्या होता है? इसमें सर इलास्टिक लिमिट तक हम लोड करते हैं मटेरियल को,
और जैसे ही प्लास्टिक लिमिट को क्रॉस करता है ऐसे स्ट्रेन डिप होती है और थोड़ा सा आगे बढ़ते यही फ्रैक्चर हो जाता है। अरे मतलब ये तो बहुत जल्दी है, तो अल्टीमेट पॉइंट पहुंचा ही नहीं। इसमें क्या हुआ, हम सिर्फ ए पॉइंट तक पहुंचे, हम फिर प्लास्टिक पॉइंट तक पहुंचे, ठीक, हम सिर्फ यील्डिंग पॉइंट तक पहुंचे और उसके बाद ही फ्रैक्चर हो गया। मतलब इसमें कोई अल्टीमेट पॉइंट नहीं है। तो ब्रिटल मटेरियल का जो ग्राफ है वो बहुत शॉर्ट होता है, यही इसकी पहचान है। जब भी आपको ग्राफ शॉर्ट दिखे, जब भी आपको ग्राफ शॉर्ट दिखे और बोले कि डक्टाइल के लिए और ब्रिटल के लिए डिफरेंशिएट करो, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, तो जब भी छोटा आपको दिखेगा मतलब वो क्या है, ब्रिटल मटेरियल के लिए है, वो तुरंत टूट जाएगा। ब्रिटल मतलब जो जल्दी टूट जाए, इसलिए देखो फ्रैक्चर यही हो गया उसके लिए। लेकिन डक्टाइल थोड़ा लंबा चला है और ग्राफ भी लंबा गया है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रेंथ है उसका, वो लोड को ज्यादा झेल सकता है, इसलिए ये डक्टाइल मटेरियल के लिए था, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए। बस यही दोनों में डिफरेंस है। बताओ क्लियर? बता दो अगर क्लियर हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर, वन शॉट रिवीजन। रिवीजन क्या, वन शॉट पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, ठीक है, यही था, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, दैट्स ऑल। आई थॉट सबको समझ आया होगा। पहली बार भी जो इस वीडियो को देखेंगे, जो इसको पढ़ेंगे, वो समझ गए होंगे। पहली बार भी मेरी इस चैप्टर को मैंने बहुत ढंग से क्लियर कर दिया, बहुत आराम से। ये जल्दी समझ नहीं आता है, बट मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर डायग्राम ए टू जेड इसमें समझा दिया। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो फ्लूइड मैकेनिक्स का होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।